Hello दोस्तों, welcome to my channel Prefinity. Today we are going to discuss complete heat transfer और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बहुत फास्ट में फॉर्मूला रिवीजन कवर कर लेंगे और ईएसी गेट दोनों के लिए ही बहुत हेल्पफुल है ये। और जिसको इस साल अभी प्रीलिम्स देना है वो इसको मस्ट वॉच देख के चले जाए, एग्जाम से पहले फास्ट फास्ट फॉर्मूला रिवाइज कर ले। और जिसको आता है सब कुछ, वो फील्स कॉन्फिडेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ही नोज एवरी फॉर्मूलाज, सब कुछ याद है, तो नो नीड टू डू दैट। कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, जिसको थोड़ा रिवीजन नहीं हो पाया है और बार बार नोट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, बार बार समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप का होगा, तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे जितना फास्ट हो सकेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, एक एक बस हेडिंग हेडिंग लिखी है, तो मैं हैंड टू हैंड आपको समझाता भी रहूंगा। तो फर्स्ट कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। आई एम सॉरी, कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी टू कंडक्ट, हीट ट्रांसफर करवाना है अपनी बॉडी में से, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी हम के से डिनोट करते हैं, जिसका के ज्यादा होगा उसका वो फास्ट हीट कंडक्ट करेगा, जिसका के कम होगा वो स्लो हीट कंडक्ट करेगा, नहीं भी करेगा। जिसका इंसुलेटर का के क्या हो जाएगा, जो थर्मल इंसुलेटर होंगे उनका के जीरो हो जाएगा, नहीं करेंगे वो। सो थर्मल कंडक्टिविटी कुछ मेटल्स की और नॉन मेटल सबकी मैंने एक साथ लिखी है। देखो, डायमंड हाईएस्ट है इसकी, ठीक है, डायमंड की हाईएस्ट, देन सिल्वर 410, कॉपर 385, देन अल्मोनियम 200, लेड 35। ये वैल्यूज हैं जिसमें से आप वैल्यूज याद ना रहे, ऑर्डर याद रहना चाहिए कि ऑर्डर क्या है। कि डायमंड का सबसे ज्यादा है, यहाँ लिखते हैं, देखो, डायमंड, देन सिल्वर, देन कॉपर, एल्युमिनियम, लेड। ये ऑर्डर तो याद ही रहना चाहिए हाईएस्ट का, ठीक है। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, देन स्टील और मरकरी। मरकरी की वैल्यू याद रख सकते हैं 8.2, मरकरी भी 1 से ज्यादा है, मतलब गुड कंडक्टर है ये। देन ब्रिक्स, ब्रिक्स का 0.9, एस्बेस्टोस 0.2। ये वैल्यूज हैं। एस्बेस्टोस की वैल्यू 0.2 कई बार एग्जाम में देता नहीं है। देन एयर की 0.026, ठीक है। देन वाटर की 0.6 होती है थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब वाटर भी हीट कंडक्ट करता है, जीरो नहीं है, थोड़ी बहुत करेगा बट कम करता है। देन प्योर मेटल का जो के होता है वो ज्यादा होता है एलॉय से। ओके, देन वन मोर पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो के लिक्विड का होता है वो ज्यादा होता है के गैस से। देन के ऑफ आइस वो ज्यादा है के ऑफ वाटर, देन के ऑफ स्टीम। तीनों वाटर की फॉर्म है बट आइस का ज्यादा है, देन वाटर एंड देन स्टीम। स्टीम का के गाइस बहुत कम होता है, 0.03 के आसपास होता है स्टीम का, 0.03। ओके, देन ये जो के और टेम्परेचर का है मेटल का, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटल का वेरिएशन क्या आ रहा है, थोड़ा सा हाँ, देखो, मेटल का क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है मेटल, ठीक है। जैसी जैसी टेम्परेचर बढ़ रहा है मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी के डिक्रीज, देन एलॉइस का बढ़ रहा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट गैसेस, इट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ जाता है, इसलिए के बढ़ जाता है गैसेस में। दो तरह से के ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक लैटिस वाइब्रेशन, लिख देते हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन प्लस लैटिस वाइब्रेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसमें। देन नेक्स्ट, फॉरियर लॉ। फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है इसमें गाइस? फॉरियर लॉ में जो क्यू होता है, हीट ट्रांसफर, क्यू कंडक्शन, वो किसके बराबर होगा? माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। वही लिखते हैं फॉरियर लॉ की स्टेटमेंट की, हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड, तो वो इतना नहीं लिख रहा हूं मैं, बस आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछती, वो फॉर अंडरस्टैंडिंग है। बस फॉरियर लॉ का ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो फॉरियर लॉ क्या कहता है? के ए डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, के थर्मल कंडक्टिविटी है। ओके, देन एक और फॉर्मूला इसमें होता है कि जो डी टी बाई डी एक्स निकाला है, वन डी है, कि डी टी बाई डी एक्स जो कैलकुलेट किया जाता है किसी पोजीशन एक्स, ठीक है, जहां पे क्यू निकालना है हमें, एट एनी एक्स। देन एक और इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि इसमें एक थर्मल रेजिस्टेंस आता है, थर्मल रेजिस्टेंस,
ठीक है। स्लैब के केस में क्या हो जाता है वो L/K। अभी हम सारे थर्मल रेजिस्टेंस को कवर कर लेंगे। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, HA/TW माइनस T इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ड्यू टू कन्वेक्शन होता है। इसका जरूरत पड़ता है पहले चैप्टर में ही, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस यूज पड़ते हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आता है वो 1/HA पड़ता है। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो Q की यूनिट तो सबको पता है वॉट। ठीक है, K की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, K वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, K की यूनिट। और जो यहाँ पे H की यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके, आप डिग्री सेल्सियस में ले लो, केल्विन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। एक रेडिएशन वाला भी आ जाता है, रेडिएशन वाला छोटा सा देख लेते हैं, फिर आगे तो आएगा ही। रेडिएशन में जो E होता है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा A T⁴। ठीक है, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, ब्लैक बॉडी वगैरह आगे पढ़ेंगे। देन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो स्लैब के केस में क्या हो जाएगा, L/K। ठीक है, ये स्लैब है, ये L है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा दिस इज A। ठीक है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और K इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। और जो दूसरा हो जाएगा कन्वेक्शन वाला 1/HA। ये सब में सेम रहता है 1/HA। देन सेकंड क्या हो जाएगा, सिलेंडर। सिलेंडर के केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा R, वो क्या, Ln R2/R1 अपॉन 2πKL, और वो 1/HA ही है। देन स्फीयर। स्फीयर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 - R1। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 4πKR1R2। ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में और इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, देन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी एक पूछते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो देखो, रेजिस्टेंस जो आता है ना, नेट रेजिस्टेंस, उसको हम 1/UA के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो U क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एरिया, 1/U। ठीक है, और U क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देन एक और नई नई टर्म आती है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। वायर के ऊपर इंसुलेशन करना है तो हमें कितना क्रिटिकल रेडियस रखें कि हीट ट्रांसफर इंक्रीज हो जाए, या फिर डिक्रीज करना है तो उसके लिए उसके बियॉन्ड रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब सिंगल, मतलब आर जो सी होगा वो K/H आएगा। लेकिन स्फेयर, स्फेयर तो इसमें आर सी क्या हो जाएगा, 2K/H। ठीक है, एक क्रिटिकल रेडियस है, मतलब जो कितना, और रेडियस मतलब सेंटर से, जैसे ये वायर है या पाइप है तो इसके ऊपर इंसुलेशन किया गया है, ये इंसुलेशन है, तो ये समझ लो सेंटर है। तो रेडियस ये पूरा बाहर का रेडियस निकाला है, RC। ठीक है, और जो इनर रेडियस है वो तो वायर का रेडियस है ही। ओके, सो एक और इसमें फिगर आता है कि अप टू RC, मतलब हीट ट्रांसफर अप टू RC बढ़ता है, एंड देन आफ्टर RC इट डिक्रीजेस। ये रेडियस है वायर का, और ये Q है, और Q मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कहाँ पे आ रहा है, RC पे। ये निकाला ही इक्वेशन, इससे क्या है कि मैक्सिमाइज करना है। देखो, दो तरह के हीट ट्रांसफर आएंगे, एक कंडक्शन और प्लस कन्वेक्शन। ठीक है, तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा जब R बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑप्टिमम होगा, आफ्टर दैट वो डिक्रीज हो जाएगा, उससे पहले वो बढ़ेगा। तो ऐसे करके हम इसको डिराइव करते हैं। तो क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन इतना ज्यादा, सिलेंडर मतलब सिंगल, लग रहा है सिंगल, तो K/H, स्फीयर में डबल हो जाएगा 2K/H। ठीक है, और K इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी है। देन 3D, 3D कंडक्शन इक्वेशन, कंडक्शन इक्वेशन। ठीक है, उसको कैसे निकाल, देखो, d²T/dx² प्लस d²T बाय करली हो जाएगा। ठीक है, करली y² प्लस करली स्क्वायर T बाय करली
देखो इतना आसान है, इसको एक्स वाई जेड लिखना है सीधे और टी का डिफरेंशिएट करना है, प्लस क्यू स्टार या क्यू डॉट बाय के 1/अल्फा करली टी बाय करली टाउ। टाउ है यहाँ पे टाइम, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, अल्फा यहाँ लिख देता हूँ साइड में, देखो अल्फा इक्वल टू के बाय रो सीपी, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, अल्फा को थर्मल डिफ्यूजिविटी, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये कितनी हीट ट्रांसफर स्टोर करेगा डिफ्यूज उसमें से, वो उसके उसको दिखाता है। और ये विस्कोसिटी की तरह ही होता है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। और आपको याद होगा एक और टर्म आती थी न्यू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी क्या होती थी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको क्या लिखते थे, म्यू बाय रो, म्यू बाय रो, ठीक है। तो ये इसी के एनालॉगस टर्म है फ्लूइड की। देन सिलिंड्रिकल, ये लीनियर, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, कार्टेशियन। देन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो मैं सब कवर कर दूंगा 1-1.5 घंटे के अंदर, तो इसको करली लिख लेते हैं, करली स्क्वायर टी बाय करली आर स्क्वायर। देखो ये तो रहेगा ही पहला आर के रेस्पेक्ट में। देन 1/r करली टी बाय करली आर, पहला टर्म। देन 1/r स्क्वायर, देखो करली स्क्वायर टी बाय करली फाई स्क्वायर। देखो इसको कैसे याद करना है, नीचे आर के 2 पावर आ रही है, आर की 2 पावर आ रही है, तो यहाँ भी आर की 2 पावर आने की, जब फाई है, फाई की कोई पावर नहीं है, वो तो एंगल है, तो इसलिए आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। और जेड वाला तो सेम रहेगा, करली स्क्वायर टी बाय, इसको यहाँ से मैं लाइन बना के अलग कर देते हैं, करली स्क्वायर टी बाय करली जेड स्क्वायर। और बाकी तो सेम रहेगा, क्यू डॉट बाय के, क्यू क्या है, हीट जनरेशन, 1/अल्फा करली टाउ बाय करली टी, करली टी बाय करली टाउ। सो ये टर्म देखो, ये टर्म है एक इंपॉर्टेंट इसमें। देन एक ये टर्म है, 2 टर्म याद रखनी है आपको। कोई दिक्कत, आर डी टी का भी डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि क्या है, 1/r आर टी बाय करली आर स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो यही आ जाता है, ठीक है। देखो 1/r अलग रखा, पहले आर का डिफरेंशिएशन किया, करली आर बाय एक आर खत्म हो जाएगा, तो करली टी बाय करली आर स्क्वायर, और आर बाहर आ जाएगा। तो ठीक है। देन नेक्स्ट, वन डायमेंशन में जब कन्वर्ट करेंगे स्फेयर की केस में, स्फेयर थर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो 1/r स्क्वायर करली बाय करली आर, आर स्क्वायर डी टी बाय डी आर, ठीक है। बाकी क्यू स्टॉट बाय के तो है ही, 1/अल्फा करली टी बाय करली। ये 3 कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है, देखो ये तो याद रहता ही है, इजी है याद करना। देन जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट वाली है उसको भी आप याद रख सकते हैं, ये 2 टर्म याद रखनी है। देखो 1/r स्क्वायर, फाई के टेस्ट में करली टी बाय करली फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उसको 1/r स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक ये वाली टर्म आपको याद करना है, टी को आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है, सिंपल। एक एक्स्ट्रा आ जाता है ये वाला कि 1/r करली टी बाय करली आर, ठीक है। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हीट जनरेशन इन स्लैब, ठीक है। इसको इसकी कैसे लिखेंगे, देखो इसमें इक्वेशन, इसमें आपको मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। ये एक स्लैब है, ठीक है। इसमें क्यू हीट जो टी इन्फिनिटी आउटसाइड टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर। और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म हीट जनरेट हो रही है, तो ये बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर बनता है टी नॉट, ओके। और ये 2L है, और ये जो कर्व आता है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी नॉट माइनस टी एनी एट एनी एक्स, टी क्या है, एट एनी एक्स, किसी भी एक्स पे, इक्वल टू क्यू डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2K, ठीक है। इसको अगर टी डब्ल्यू ले लें, और ये भी टी डब्ल्यू हो जाएगा, सेम है ये, तो टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल,
तो क्यू डॉट एल स्क्वायर बाय 2k। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, टी नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाय टी नॉट माइनस के टी डब्ल्यू। ऐसी इक्वेशन आपको बहुत मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और एक और इक्वेशन आती है टी टी डब्ल्यू ये और टी इंफिनिटी, ये किसके बराबर हो जाएगी, क्यू डॉट जितनी हीट जनरेट हुई उतनी क्या हो गई, ऐसी इक्वेशन हीट बैलेंस कैसे निकालेंगे, जितनी हीट जनरेट हुई उतनी ट्रांसफर हो गई। ओके। और टी नॉट की एक इक्वेशन आती है इंपॉर्टेंट, देखो टी नॉट इक्वल टू क्यू डॉट, उसको इंटीग्रेट करके एल स्क्वायर बाय 2k प्लस क्यू डॉट एल बाय एच प्लस टी इंफिनिटी। ये इक्वेशन है दोस्तों, ये याद रखना, टी ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर की। ओके। देन उसमें भी अलग अलग केस आते हैं, जब इंसुलेटेड साइड होता है, व्हेन वन साइड स्लैब का वन साइड इंसुलेटेड कर दिया तो क्या होगा, उस केस में क्यू कन्वेक्शन जीरो हो जाएगा उस वॉल पे, और डी टी बाय डी एक्स भी जीरो हो जाएगा साइड पे, उस पर्टिकुलर साइड पे, तो क्या क्यू कंडक्शन भी जीरो हो गया। देन सेकेंड केस, हीट जनरेशन इन सिलेंडर। इस केस में क्या बनेगा दोस्तों, देखो सेम इक्वेशन वही है, टी नॉट माइनस टी इंफिनिटी, टी नॉट माइनस टी जो टेम्परेचर होगा, टी एट एनी आर रेडियस में निकालेंगे इसमें, क्यू डॉट जो जनरेट हो रहा है आर स्क्वायर बाय 4k। देखो ये सिलेंडर है, तो इस केस में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये इसका मान लो से, ठीक है। तो ये जो टी नॉट है और ये टी वॉल टेम्परेचर है। सो एक और फॉर्मूला बनता है इसमें, टी नॉट माइनस के टी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय 4k। आर को आर से रिप्लेस कर दिया, जब पूरा टी को जगह जब वॉल आर रेडियस में निकाला, मतलब आर की साइड वेरी कर रहा है दोस्तों विद रेडियस आर, ये टी एट एनी आर है। देन इन दोनों को डिवाइड करके आप निकाल लेंगे, क्या आएगा, टी नॉट माइनस टी बाय टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू, ये किसका हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूले आएंगे लीनियर की तरह, उसमें बस फर्क क्या आता है, 2 और 4 का फर्क है, क्यू आर स्क्वायर बाय 4k है यहाँ, वहां क्यू आर स्क्वायर बाय 2k था, देखो यहाँ 2k था, यहाँ 4k है, बस इतना ही फर्क है। जो टी नॉट का टेम्परेचर आएगा एट एनी जो वॉल मिडिल टेम्परेचर है वो क्या होगा, क्यू डॉट आर स्क्वायर बाय 4k हो जाएगा, वहां 2k था, प्लस क्यू डॉट आर बाय 2h प्लस टी इंफिनिटी। देखो एक एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यूज होता है, देखो टी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, टी इंफिनिटी प्लस क्यू डॉट आर बाय 2h। देखो ये टर्म ही तो यहाँ पे यूज हुआ है, ये टर्म किसके बराबर है, टी डब्ल्यू के बराबर। तो टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू निकाला है इसी इक्वेशन में, ठीक है, इसी से आया है, टी नॉट माइनस टी डब्ल्यू क्यू डॉट आर स्क्वायर बाय 4k था, और टी डब्ल्यू की वैल्यू ये पुट करी तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, तब आपके है ना एग्जाम में आपको देखना, जिसका प्री नहीं निकलता है उसका निकलेगा। टिप्स पे होने चाहिए सारे फॉर्मूले, और इसके इसके ऊपर एक एक दो दो न्यूमेरिकल करे होने चाहिए। जब स्फीयर में हीट जनरेट होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फिर कर नहीं पाएंगे आप, टी नॉट माइनस के टी डब्ल्यू क्यू डॉट आर स्क्वायर बाय 6k। अब देखो 2 4 6 ऑर्डर बन रहा है सेम, और टी नॉट की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, इसमें क्यू डॉट आर स्क्वायर बाय 6k प्लस क्यू डॉट आर बाय 3h प्लस टी इंफिनिटी, इसमें 3 आता है, ठीक है। इसमें क्या आया था, सिंपल 1 आया था, 1 फिर 2 फिर 3, मतलब नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, जब 2 आ रहा है देन 4 आ रहा है, देन 6 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, ये ऑर्डर है, बस ऐसे याद रखें, बाकी टर्म याद रहेगा तो काम हो जाएगा। ओके।
देन हम फिन्स को स्टार्ट करते हैं। फिन्स, देखो फिन्स में क्या है कि एक्सटेंडेड सरफेस होती है, हीट ट्रांसफर के लिए हेल्प करती है किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये सरफेस है, इससे हमें फिन लगाई हमने हीट ट्रांसफर एनहांस करने के लिए, ओके। और इसमें जो टर्म होती है क्या होती है, देखो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है टी इन्फिनिटी, ठीक है। बेस टेम्परेचर होता है एक टी नॉट, ठीक है। टी नॉट बेस टेम्परेचर होता है और टी इन्फिनिटी एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। एट एनी डिस्टेंस यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टी। तो जो उसकी इक्वेशन बनती है टी माइनस के टी इन्फिनिटी, वो किसके बराबर होती है, ये C1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स। मैथमेटिक्स की इक्वेशन बन गई। इसका हम सॉल्यूशन निकाल के, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व किया था, फिर बाउंड्री कंडीशन की यूज करके हम C1 C2 निकालते हैं। जो m की वैल्यू आती है इसमें, वो क्या होता है, अंडर रूट एच पी बाई के। इसमें p क्या है, पेरीमीटर, ठीक है, फिन का। और a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखना क्रॉस सेक्शन एरिया है, सर्कुलर है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर है तो एरिया का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर मतलब। तो इनफाइनाइट फिन, तीन केस बनते हैं। एक इनफाइनाइट फिन पहला, इसमें जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा टी माइनस के टी इन्फिनिटी बाय टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, इसको थीटा बाय थीटा नॉट भी कहते हैं, थीटा बाय थीटा नॉट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आता है, ई की पावर माइनस एम एक्स। देन जो Q आता है हीट ट्रांसफर, Q फिन, वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच पी के ए टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। ये पीडीएफ मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करके वीडियो में पीडीएफ मेरे से मांगेंगे तो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर आप लोगों को जरूरत है, अगर आप लोगों के पास है शॉर्ट नोट्स तो इट्स फाइन, ओके। देन एफिशिएंसी ऑफ फिन निकालते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, Q एक्चुअल बाय Q मैक्सिमम पॉसिबल। तो एक्चुअल क्या था ये, और मैक्सिमम पॉसिबल क्या है, जब पूरा फिन बेस टेम्परेचर पे आ जाए, तो उसकी वैल्यू आती है 1/ml, ठीक है। एक होता है इफेक्टिवनेस, वो क्या होता है, Q विद फिन बाय Q विदाउट फिन। विदाउट फिन क्या हो जाएगा, बेस से कितनी हीट लग रही है, तो फिन लगाने से कितनी हीट ट्रांसफर एनहांस हो गई, तो वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच पी बाई के एम होता है, तो ये के पी बाई एच ए हो जाता है, के पी बाई एच ए। एच और जो पी होता है ना वो रिवर्स हो जाते हैं, देखो के ऊपर चला गया, पी ऊपर ही रहा, और एच नीचे आ गया, ए नीचे ही रहा, तो एच के पी बाई एच ए। थोड़ा और अच्छे से लिख दें, के पी बाय एच। देन इंसुलेटेड टिप, दूसरा केस, मतलब फाइनाइट लेंथ की एक फिन है, तो उसमें एक केस बनेगा इंसुलेटेड और एक केस बनेगा नॉन इंसुलेटेड, ठीक है। तो इंसुलेटेड टिप में क्या होगा दोस्तों, जो थीटा बाय थीटा नॉट, वो किसके बराबर होता है, टी माइनस के टी इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस में ये वाला पार्ट नहीं लिखूंगा मैं, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होगा, कॉस कॉस एच एम एल माइनस एक्स। देखो प्री में पहला केस तक ही क्वेश्चन आएगा, प्री में है ना, इनफाइनाइट फिन टिप से ही क्वेश्चन आएगा प्री में, तो इतने फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आपका कवर हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, तो वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। कॉस एच एम एल, जो क्यू आता है वो कितना आता है, अंडर रूट एच पी के ए, जो आता ही है टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी आएगा ही, एक एक्स्ट्रा टर्म 10 HML, ओके। एंड वन मोर, जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है, 10 HML, क्योंकि ये वाला पार्ट आएगा एच एम डिवाइडेड बाय एम एल, क्योंकि ये तो कट जाता है, ओके। देन लास्ट जो इफेक्टिवनेस है, वो सेम अंडर रूट के पी बाई एच ए तो आएगा ही, साथ में 10 HML और आ जाता है, ओके। देन नॉन इंसुलेटेड टिप जिसमें फाइनाइट लेंथ है, ठीक है, नॉन इंसुलेटेड टिप एंड फाइनाइट लेंथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉन इंसुलेटेड है तो वहां से भी हीट ट्रांसफर होगा, एंड से भी, तो कॉस एच एम एल सी माइनस एक्स, इफेक्टिव लेंथ लेते हैं इसमें, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस एच एम एल सी, ये किसके बराबर है, थीटा बाय थीटा नॉट, हीट ट्रांसफर, ओ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टी माइनस टी इन्फिनिटी, टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी। देन जो Q होगा फिन से, वो क्या होगा, अंडर रूट एच पी के ए टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इंटू 10 HMLC, ओके।
देन जो एफिशिएंसी हो जाएगा 10 mlc अपॉन mlc, और जो इफेक्टिवनेस हो जाएगा वो अंडर रूट, देखो ये बाकी फॉर्मूले बार बार लिखने से याद हो रहे हैं, kp बाय एच ए इंटू 10 mlc। ठीक है, अब देखो LC की वैल्यू निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूं, देखो LC क्या होगा, L प्लस टी बाई टू, ठीक है, रेक्टेंगुलर फिन के लिए, और क्या हो जाएगा, डायमीटर D बाय 4, सॉरी L प्लस D बाय 4, ये सर्कुलर, और पिन फिन भी बोलते हैं, पिन फिन, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांजिएंट हीट। ठीक है, ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर, देखो ट्रांजिएंट मतलब अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी मतलब यहां लगता हूं मैं, वेरिएशन विद टाइम, ठीक है, टाइम वेरिएशन विद टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, अनस्टडी जहां भी आए मतलब टाइम, टाइम हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इसमें। देखो दोस्तों, जो हीट बैलेंस इक्वेशन आती है इसके अंदर, जो हीट जितनी एच ए टी माइनस टी इन्फिनिटी, वो टाइम पीरियड मतलब जितनी हीट कंडक्ट कन्वेक्ट, ये क्या है, कन्वेक्शन, ठीक है, और ये पर्टिकुलर, जैसे कोई एक एलिमेंट है तो इससे हीट कन्वेक्ट होगी और उतनी ही देर में इसमें जो हीट एंटर करी और एग्जिट करी उसका डिफरेंस क्या होगा, कन्वेक्शन, मतलब ये एंटर करी इन आउट और ये कन्वेक्शन, तो इसी से ये इक्वेशन आती है, ठीक है, कितनी हीट एंटर करी कितनी हीट एग्जिट करी उनका डिफरेंस कितना होगा, हीट कन्वेक्ट कर गई। ओके, सो इस इक्वेशन पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी गेट दिस इक्वेशन, दिस वन, कि t माइनस के t इंफिनिटी, t एट एनी टाइम t, t का मतलब क्या है, t एट टाइम t, मतलब इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिटी मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमने एक बॉक्स क्यूबिक कॉपर का मान लो एक बॉल है, उसको हमने स्टीम में डाल दिया, गर्म फर्नेंस में डाल दी, उसको फर्नेंस से निकाल के बाहर हमने एट एम्बिएंट में रख दिया, तो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाएगा, मान लो फर्नेंस का टेम्परेचर था 1000 डिग्री सेल्सियस, या मेटल ले लो, स्टील ले लो, जो भी है, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट मुझे अभी याद नहीं है, तो कोई भी एम्बिएंट 1000 डिग्री सेल्सियस उसका था, और मैंने टाइम पूछा कितने टाइम में 1000 से 500 पहुंच जाएगा या 1000 से 600 पहुंच जाएगा, तो उसके लिए तो 1000 से 600, तो टाइम टी में 600 पहुंचेगा, तो 600 हमें गिवन है, इन्फिनिटी 25, 1000 माइनस 25, और इसमें एच पता होगा एम्बिएंट का, एरिया पता होगा उसका। अब देखो मास को हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो वी, तो रो वी सीपी, और टाइम हमें यहाँ से टी की वैल्यू, ये टी है, टाउ मतलब यहाँ टाउ से दिखाते हैं सिंबल, तो ये टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी बाय टाउ, इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं टी बाय टाउ, और वेयर टाउ जो टी होता है वो क्या है, रो वी सी पी बाय एच ए, और वी बाय ए, ये एक एस होता है नई टर्म, ठीक है, वी बाय ए, इसकी वैल्यू अलग अलग सरफेस से अलग अलग आती है, ध्यान रखना ए निकालने पे एरिया, नंबर ऑफ सरफेसेस याद रखना, नंबर ऑफ सरफेस, ठीक है, ये याद रखना एग्जाम में, मैं भी जो बता रहा हूँ ना पॉइंट, ये एग्जाम में काम आता है। देन अनदर टर्म आता है इसमें एक बायट नंबर, बायट नंबर बी, इसको एच एस बाई के या एच एल बाई के भी लिखते हैं, वेयर जो एस है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम बटे एरिया, सरफेस एरिया है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको हम आप इमेजिन करिए, इसको हम लिख सकते हैं एस बाई के ए और डिवाइडेड बाय 1 बाय एच ए, सॉल्व करके यही आएगा, तो मतलब क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस आर कंडक्शन डिवाइडेड बाय आर कन्वेक्शन, तो इस कंसेप्ट को समझ लेना। देन कुछ एस बाय ए की वैल्यूज है जो हम लिखते हैं, एस बाय ए की वैल्यूज वो कैसे होगी, देखो व्हेन स्लैब, स्लैब है एक, ठीक है, तो वी बाय ए क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, मान लो ये स्लैब है, इसका एरिया ए है, थिकनेस क्या है टी, तो टी बाय 2 स्लैब। देन सिलेंडर, सिलेंडर 1 स्लैब 2 सिलेंडर, इसमें क्या हो जाएगा, वी बाय ए पाई डी स्क्वायर एल, कास्टिंग में भी ये निकालते हैं हम, 4 पाई डी
L, तो इसमें आता है D/4। ये देखो सिलेंडर और स्लैब, ये याद रखना। तीसरा स्फेयर, स्फेयर में D/6 आता है, V/A। ठीक है, कैसे? पाई D³/6 और पाई D² निकालेंगे तो पाई D³/6 और पाई D², 4πr² होता है, उसको पाई D² D/6 आता है। और क्यूब के केस में कितना आता है? वॉल्यूम बटे एरिया A/6। ठीक है, A एज है क्यूब। एक और इसमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस करते हैं। इफ बाइट नंबर लेस देन 1, इफ बाइट नंबर लेस देन 0.1, ठीक है, लेस देन 0.1, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बाइट नंबर क्या होता है? HS/K, मतलब K बहुत ज्यादा है उसका, तभी तो लेस देन 0.1 आएगा। तो तब क्या होगा? लम्प्ड एनालिसिस वैलिड, लम्प्ड एनालिसिस। ठीक है, लम्प्ड एनालिसिस वैलिड है। लम्प्ड मतलब हम K को बहुत ज्यादा मानते हैं, T कांस्टेंट मानते हैं, एंटायर बॉडी। ओके, देन इफ बाइट नंबर ग्रेटर देन 0.1, देन हिजलर चार्ट यूज होता है। बस इतना याद रखना, एग्जाम में एसर्शन रीजन हो जाता है, हिजलर चार्ट। ओके, के की वैल्यू जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है वो K0 1 प्लस माइनस अल्फा टी, ये वेरिएशन यूज करते हैं उसके बाद हिजलर चार्ट में। देन नेक्स्ट, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या है दोस्तों? हीट एक्सचेंजर में दो तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं। हीट एक्सचेंजर मतलब क्या है कि दो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं और उनमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब कंडेंसर जैसे यूज होता है पावर प्लांट में पानी को ठंडा करने के लिए। ठीक है, जो स्टीम आई, स्टीम को हम ठंडा करते हैं कैसे? बाय यूजिंग द कूलिंग वाटर। तो कूलिंग वाटर को यूज करके हम स्टीम को ठंडा कर रहे हैं, तो कंडेंसर होता है। तो टू डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, एक को ठंडा करना है, एक हमारा कोई मतलब नहीं है। बॉइलिंग के लिए भी यूज हो सकता है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक पैरेलल फ्लो। इसकी एक बेसिक एनर्जी इक्वेशन होती है, क्या लिखते हैं? एम हॉट, मैं ये वाला लेता हूँ, एम हॉट CP हॉट। ठीक है, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट, मतलब जितनी हीट हॉट ने लूज करी वो MC डॉट है। ठीक है, इंटू CP डॉट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास फ्लो रेट, TC एग्जिट माइनस TC इनलेट। ओके, ये क्या है? एनर्जी बैलेंस। ठीक है, एनर्जी बैलेंस इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ओके, तो इजी है कि हॉट ने जितनी लूज करी, ये क्या है? हीट लॉस बाय हॉट, और ये क्या है? हीट गेन बाय कूल। तो ये दो तरह के होते हैं अरेंजमेंट एक पैरेलल फ्लो की। पैरेलल फ्लो में क्या है? देखो, यहाँ से एंट्री कर रहा है फ्लूइड, यहाँ से ये, और यहाँ से हॉट भी एंटर कर रहा है। और एग्जिट टेम्परेचर क्या है? देखो, हॉट का टेम्परेचर घट रहा है और कोल्ड का बढ़ रहा है, तो हॉट ठंडा हो रहा है। और एग्जिट पे जो डिफरेंस है, देखो TE एग्जिट क्या है? टी हॉट एग्जिट माइनस टी कोल्ड एग्जिट। और इनलेट पे क्या है? डेल्टा टी इनलेट, टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, इसका LMTD निकालने के लिए यूज करते हैं। तो और इस केस में टी एग्जिट क्या होगा? टी हॉट एग्जिट। काउंटर फ्लो में क्या है? देखो, ये हॉट फ्लूइड ऐसे एंटर किया, कोल्ड फ्लूइड यहाँ से एंटर किया, तो ये टी एग्जिट पे निकला। लेकिन ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, एक इसकी लिमिटेशन होती है कोल्ड फ्लो में। ठीक है, टी हॉट एग्जिट से कम ही रहता है टी कोल्ड एग्जिट। तो ये टी हॉट एग्जिट माइनस टी हॉट इनलेट, और डेल्टा टी इनलेट क्या होगा? टी हॉट इनलेट माइनस टी, सॉरी, टी हॉट एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट, और टी हॉट एग्जिट माइनस इनलेट माइनस टी कोल्ड एग्जिट। TCE, C मतलब कोल्ड, E मतलब एग्जिट, H मतलब हॉट, I मतलब इनलेट। सिंबल्स उसी हिसाब से यूज किए। एक फॉर्मूला आता है दोस्तों LMTD, वो किसके बराबर होता है? डेल्टा TM, उसको किसके बराबर लिखते हैं? डेल्टा T इनलेट माइनस डेल्टा T एग्जिट डिवाइडेड बाय LN डेल्टा T इनलेट बाय डेल्टा T एग्जिट। ठीक है, LMTD, और ये दोनों में सेम रहेगा, ये फॉर्मूला सेम है, ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बस डेल्टा टी इसकी वैल्यू वेरी करेगी। डेल्टा टी एग्जिट और डेल्टा टी इनलेट दोनों में अलग अलग होगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट, जो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो
जो उसमें जो डेल्टा टी एम होता है हाइयर होता है, जो ये होता है ये काउंटर फ्लो के लिए हाइयर होता है देन ये क्या है डेल्टा टी मीन। ठीक है, ये काउंटर फ्लो के लिए हाइयर होता है देन पैरेलल फ्लो। तो इसलिए काउंटर फ्लो क्या होगा, स्मॉलर होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट। एक क्रॉस फ्लो होता है उसका और ज्यादा होता है। तो जो डेल्टा टी एम या एल एम टी डी लिख लेते हैं, एल एम टी डी जो है वो काउंटर के लिए ज्यादा है, काउंटर देन क्रॉस एंड देन पैरेलल। ओके, एक स्पेशल केस है दोस्तों, इसी में ही स्पेशल केस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैरेलल है काउंटर है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये है, ठीक है, जो हॉट है, हॉट टी हॉट, हॉट सेम ही है इनलेट एग्जिट पे भी, बट कोल्ड जो है इनलेट हो रहा है, ये एग्जिट हो रहा है। ये कंडेंसर में यूज होता है पावर प्लांट में। ठीक है, तो फेस चेंज होगा जब किसी एक फ्लूइड का, क्या है, फेस चेंज, फेस चेंज ऑफ वन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, इस वाले का फेस चेंज हो रहा है। तो एल, इस केस में जो एल आता है वो पैरेलल और बराबर होगा काउंटर के। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इक्वल आता है, बेटर है याद कर लीजिए जब हम कह रहे हैं। ठीक है, देन एक और केस आता है, सेकंड केस, व्हेन एम सी हॉट और एम सी कोल्ड ये इक्वल है, देन ऑल्सो जो डेल्टा टी इनलेट और डेल्टा टी एग्जिट जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जो डेल्टा टी इनलेट और डेल्टा टी एग्जिट वो जीरो हो जाएगा ना, और लॉग में भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो बाय जीरो की टर्म बन जाती है इस केस में। तो इसमें इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर होता है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर। और इस केस में जो इसी को हम एल एम टी डी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि एल एम टी डी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी इनलेट माइनस डेल्टा टी एग्जिट डिवाइड बाय एल एन इनलेट बाय एग्जिट, डेल्टा लगा लो। तो ये टर्म तो क्या होगी, जीरो, और वन हो जाएगी ये भी जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो जीरो बाय जीरो। तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगा के ये निकाल लेते हैं। ओके, देन वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें यूज होता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यू कैसे लिखते हैं दोस्तों, ओवरऑल, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, वन बाय एच, देखो वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एच वन प्लस वन बाय एच टू, दोनों तरफ का। और अगर फाउलिंग फैक्टर भी गिवन है तो एफ वन प्लस एफ टू फॉलिंग फैक्टर ऐड हो जाता है। ओके, ये क्या है, फाउलिंग फैक्टर। जल्दी जल्दी और करते हैं, टाइम होते जा रहा है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, देन इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस क्या है, क्यू एक्चुअल बाय क्यू मैक्सिमम। तो इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट बाय टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, ये कब है, जब एम सी हॉट का लेस है एम सी कोल्ड का। अब जैसे ये आपका याद करने में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, पहले पहले एक और ट्रिक देखते हैं। जो इफेक्टिवनेस होता है वो होता है क्यू एक्चुअल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम सी स्मॉल जो भी है इंटू टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ये एक ट्रिक है, ये एक फॉर्मूला है। अब एक्चुअल में आप एम सी हॉट इंटू डेल्टा टी हॉट या एम सी कोल्ड इन डेल्टा टी कोल्ड, और एम सी जो स्मॉल होगा वही वाला लेंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, बस ये याद रखना है। मतलब दूसरे केस में इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट डिवाइडेड बाय, ये तो नीचे सेम ही रहेगा, जब एम सी एम सी कोल्ड का लेस है एम सी हॉट से। ठीक है, मास इंटू हीट कैपेसिटी। तो जो जो छोटा रहता है ना वो वही उसी का ऊपर आता है, याद रखना, जो छोटा रहता है, हॉट का छोटा रहेगा तो उसका रहेगा। देन इंपॉर्टेंट एनटीयू,
एक टर्म होता है NTU, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। ओके, तो NTU का फॉर्मूला क्या होता है? UA बाय MC मिनिमम। ओके, U क्या है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों? पाई DL इंटू नंबर ऑफ पासेस इंटू नंबर ऑफ ट्यूब्स इंटू नंबर ऑफ पासेस। और MC तो पता ही है आपको, MC कि M क्या है? kg पर सेकंड मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, जो स्मॉलर होगा जूल पर kg केल्विन। यूनिट देख लेना इसकी सारी, यूनिट लेस होगा क्योंकि। तो एक इसमें टर्म आता है C क्या होता है? कैपेसिटी रेशियो। मैं सारे फॉर्मूले बताते जा रहा हूँ और रिवाइज होता जाएगा। कैपेसिटी रेशियो किसके बराबर होगा? MC स्मॉलर बाय MC लार्ज। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है जब इक्वल हो। सो C 0 भी होता है एक केस में। कब होता है? फेस चेंज फ्लूइड होगा जब वन ऑफ दी। ठीक है, कोई एक फ्लूइड फेस चेंज कर रहा हो। देन इंपॉर्टेंट होता है एक पैरेलल फ्लो। इस केस में जो इफेक्टिवनेस है NTU की टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस E की पावर -1 प्लस C NTU अपॉन 1 प्लस C। ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है। देन काउंटर फ्लो, इस केस में इफेक्टिवनेस क्या आता है? ये फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं याद रखने। अभी याद कर लोगे तो मेंस में याद नहीं करने पड़ेंगे। मेंस में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इससे। डिवाइडेड बाय 1 माइनस C, बस इसमें एक C एक्स्ट्रा आ जाता है, ऊपर नीचे बाकी टर्म सेम है। ठीक है, 1 माइनस C, 1 माइनस E की पावर -1 माइनस C NTU डिवाइडेड बाय 1 माइनस C, और वही सेम टर्म E की पावर -1 माइनस C NTU। अब एक जब C 0 होगा तो इफेक्टिवनेस जो आएगी वो 1 माइनस E की पावर -NTU, बोथ पैरेलल और काउंटर के लिए। ठीक है, जब C 1 है तो क्या होगा? इफेक्टिवनेस 1 माइनस E की पावर -2 NTU। प्री में ये पूछेगा, E की वैल्यू याद रख लेना 2-3 की, ये पैरेलल के लिए। और जो इफेक्टिवनेस होगी NTU अपॉन 1 प्लस NTU। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कैलकुलेशन भी इजी है। आपको U दे देगा, A दे देगा और MC दे देगा दोनों का। अब MC इक्वल होगा तो UA बाय MC निकालेंगे आप NTU, और फिर NTU अपॉन 1 प्लस NTU करेंगे तो आपका इफेक्टिवनेस आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडिएशन। ओके, अब देखो रेडिएशन में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो जनरली लिखते हैं। देखो E बराबर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर कैसे लिखते हैं? E लैम्डा D लैम्डा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, E की यूनिट क्या होगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो E लैम्डा क्या हो जाएगा दोस्तों? E डिवाइडेड बाय D लैम्डा यूनिट की टर्म्स में, तो क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर। ये E लैम्डा की यूनिट है। ओके, E लैम्डा क्या है? मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल, और मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। दिस इज हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर और दिस इज मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया टर्म। देखो मुझे भी है ना पहले समझ नहीं आता था, मैंने खुद से क्या किया कि बुक उठाई और एक ही चैप्टर को 3-4 दिन तक बार बार पढ़ता रहा सेंजल उठा के, अपने आप समझ आ गया। और ज्यादा डिटेल में नहीं घुसा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे, सारे जो जितने भी एक्सप्रेशन लिखे थे उसके ऊपर का एक पैराग्राफ, नीचे का एक पैराग्राफ, ऊपर का एक पैराग्राफ, नीचे का एक पैराग्राफ, जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं सेंजल की किताब में
वो लेके पढ़ दिए सारे, अपने आप समझ आ गया सब, इवन बेटर समझ आया कोचिंग वालों से। मतलब जो कोचिंग में पढ़े हैं वो, उन लोगों ने बुक पढ़ी तो उनको भी समझ आएगा। देखो टाइम बाउंडेशन होता है, तो बुक से पढ़ने से तो हमेशा फायदा होगा। एक टर्म आता है एमिसिविटी। क्या है एमिसिविटी? वो किसके बराबर होगा? ई अपॉन ई ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ई लैम्डा होता है, वो क्या होता है? एमिसिविटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी निकालेंगे तो ई लैम्डा अपॉन ई बी लैम्डा। इस फॉर्मूले पे मेंस में क्वेश्चन आता है, मेंस पीवाईक्यू है इस फॉर्मूले पे। ठीक है, बड़ा पीवाईक्यू है। देन इंपॉर्टेंट जो है, ई लैम्डा और ई बी लैम्डा की वैल्यू आप पुट करेंगे तब एमिसिविटी ये सब आ जाएगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ कर्व है, ये ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व है, और जो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ई लैम्डा, इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? ई के बराबर। एरिया विल बी इक्वल टू ई। वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी। एक और टर्म आता है गाइस इसमें, देखो तीन टर्म होती है, ट्रांसमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी। तो अल्फा जो होता है एब्जॉर्प्टिविटी, वो किसके बराबर होगा? ये मेंस के अल्फा लैम्डा जी लैम्डा डी लैम्डा अपॉन जी लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी। मेंस में क्या देगा आपको? अल्फा की वैल्यू निकालने को बोलेगा, आपको एवरेज निकालनी होगी डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे, जी लैम्डा डी लैम्डा दे देता है, तो उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है, ऐसी एमिसिविटी का भी फॉर्मूला यही बनेगा। एमिसिविटी वो निकालेंगे तो क्या होगा? ई लैम्डा, सॉरी, एमिसिविटी लैम्डा इंटू ई बी लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई बी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। ओके, एवरेज निकालने के लिए ये मेंस में ये दोनों फॉर्मूले है ना, ये वाला और ये वाला मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। बस फॉर्मूला फॉर्मूला है, तो इसलिए अभी भी याद कर लोगे ना, ऐसा नहीं है कि मेंस में पढ़ लोगे, जब अभी याद नहीं होगा तो मेंस में भी याद नहीं होगा। देन एक और बॉडी होती है ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी वो क्या होती है दोस्तों? ग्रे बॉडी, एप्सिलॉन जो लैम्डा होता है वो नॉट फंक्शन ऑफ लैम्डा। जो एमिसिविटी होती है वो वेवलेंथ का फंक्शन नहीं होती। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जो एमिसिविटी है वो एमिसिविटी एट मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल के बराबर हो जाती है। दिस इज ए ग्रे बॉडी। अब देखो ये ग्राफ है, देखो पहला है ब्लैक बॉडी। ठीक है, जो ये वाला है, दिस वन इज ग्रे बॉडी, सॉरी ये ब्लैक है, दिस वन इज ग्रे एंड दिस वन इट इज एक्चुअल बॉडी, नॉन ग्रे। ठीक है, नॉन ग्रे और एक्चुअल। ओके, तो ये वाला टर्म, ये वाला ग्राफ दोनों देख लेना, नोट्स में दे दूंगा। अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी पता है आपको, बता दिए कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है। अल्फा देखो टीम टर्म आती है, अल्फा, रो एंड टाउ, और एप्सिलॉन तो हमने पढ़ लिया। अल्फा एब्जॉर्प्टिविटी, सॉरी एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिविटी रो, एंड दिस वन इज ट्रांस ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, दिस इज एमिसिविटी। ओके, रिफ्लेक्टिविटी। कोई दिक्कत दोस्तों अभी तक? देन नेक्स्ट कुछ लॉज हैं इसके अंदर। एक और टर्म है, जैसे अल्फा प्लस रो प्लस टाउ, ये 1 होता है नेट। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी इसके लिए अल्फा जो होता है वो 1 हो जाता है, और एमिसिविटी भी 1 होती है। ओपेक के लिए, ओपेक बॉडी का मतलब क्या है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसका मतलब उसमें क्या, टाउ 0 हो जाता है। इससे क्या होगा? अल्फा प्लस रो 1। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं इसके अंदर। किचॉफ्स लॉ, लॉज क्या कहते हैं? लॉज इन रेडिएशन।
ठीक है। इसमें एक आता है किचॉफ्स लॉ। किचॉफ्स रेड से लिखते हैं, किचॉफ्स लॉ वो किसके बराबर है दोस्तों? जूम करते हैं। किचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किचॉफ्स लॉ अल्फा इक्वल टू एमिसिविटी, जो एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी बराबर होगी कहां पर? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। देन सेकंड, सेकंड इससे लिखेंगे प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ, ठीक है, PLAN के प्लैंक्स लॉ, सी भी आता है शायद प्लैंक्स लॉ। इसमें क्या कहते हैं गाइज, जो ई बी लैम्डा है वो फंक्शन है लैम्डा और टी का। और क्या है इसका फॉर्मूला? टू टू प्लैंक्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या था यार, दिमाग से निकल गया दोस्तों। प्लैंक्स लॉ, जो प्लैंक्स लॉ है 2πhc डिवाइडेड बाय, ठीक है दोस्तों, जो भी है लेमडा टी आता है इसमें नीचे। नीचे वाला मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ऊपर वाला मैं भूल गया हूँ। लेमडा की पावर 5 और ई की पावर C2 बाय लेमडा टी माइनस 1। ये प्लैंक्स लॉ का ऊपर वाला C1 आता है, एक और कांस्टेंट। और ये वाला टर्म मेरे दिमाग से निकल गया है अभी। सो 2πhc कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना नीचे लेमडा सी आता है। ओके, इतना भी अगर आपको याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, ये कुछ आएगा, ऊपर भी टी आता है। देन नेक्स्ट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसमें क्या है दोस्तों? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसमें देखो ये वाला टर्म कि लैम्डा एम टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू 2898 के बराबर होगी। वैल्यू याद रखनी होती है 2898, एग्जाम में नहीं देगा कई बार। ठीक है। देन कि इसका जो डायग्राम है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये है, ये देखिए कि अलग अलग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मीन बढ़ रहा है। देखो T3 2000 केल्विन पे ज्यादा है ये, देन इस पे ये है, इस पे ये, मतलब इनवर्स रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है लैम्डा जो मीन है वो बढ़ रहा है। क्योंकि ये देखिए इस केस में T3 ग्रेटर है T2 से, ग्रेटर है T1 से, और लैम्डा M1 ग्रेटर है लैम्डा M2 से, और ग्रेटर है लैम्डा M3 से। ओके, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की एप्लीकेशन है। देन स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, इसमें क्या है दोस्तों? E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू दी पावर 4। तो इससे क्या बनता है? E बराबर सिग्मा T टू दी पावर 4। ये वाट पर मीटर स्क्वायर में है, सिग्मा A T टू दी पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये E ब्लैक बॉडी का होगा, याद रखना। ब्लैक बॉडी के लिए होता है, उसके लिए अलग से फिर एप्सिलॉन आता है नॉर्मल बॉडी के लिए। और जो सिग्मा की वैल्यू आती है यहाँ पर सिग्मा, वो किसके बराबर होता है? 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ओके, कोई दिक्कत? एक है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ होता है। लैम्बर्ट्स, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, प्री में को पूछ के नहीं देगा कि ये प्री में नहीं पूछना है, कुछ भी दे सकता है, एटलीस्ट थ्योरी तो पता ही हो। तो जो आई नॉर्मल होता है इसमें वो किसके बराबर होता है? आई नॉर्मल इंटू कॉस थीटा। देखो आई नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट जो आता है वो किसके बराबर आता है? आई थीटा के। ठीक है, ये आई थीटा के बराबर है। और आई की जो यूनिट है वो किसके बराबर है? वो वॉट पर मीटर स्क्वायर
इंटू स्टेरेडियन एंगल के बराबर। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को कैसे लिखते हैं दोस्तों? एरिया बटे एरिया। सॉलिड एंगल को मान ले ओमेगा दिखाएं, ओमेगा थीटा सॉलिड एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये वाला एरिया है, ठीक है, और रेडियस आर है। ओके, इतना ही है बस, इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सो जो एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो ई बी ब्लैक बॉडी के लिए आता है, वो पाई टाइम्स आई एन आ जाता है, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। देन एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें कंसेप्ट बनते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट शेप फैक्टर का कंसेप्ट बनता है, शेप फैक्टर। ठीक है, शेप फैक्टर कैसे करेंगे? देखो, शेप फैक्टर होता क्या है, पहले ये सोचो कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं कितना रेडिएशन एक बॉडी ने एमिट करा, और दूसरे पे ये 1 है मान लो, ये 2 है, तो इसने कितना एमिट किया? 100, और इस पे कितना फॉल किया? 90। तो कितना परसेंटेज? 90/100। समझ रहे हैं? कितना इसने रेडिएशन एमिट किया है एक बॉडी ने, उसका कितना पार्ट फॉल किया दूसरी बॉडी ने, वो शेप फैक्टर होगा। और जो इसकी दो थ्योरम होती है इसके अंदर, एक होती है दूसरे पेन से लिखते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम वो क्या कहता है? A1 F1 से 2, मतलब एरिया 1 इंटू F1 से 2, ये क्या होगा? एरिया ऑफ 2 F2 से 1, जो 2 से 1 जा रहा होगा, और एरिया ऑफ 2। दूसरा होता है एक और थ्योरम, सम थ्योरम, सम वाला, उसमें कहते हैं F11 प्लस F12 प्लस F13 सो ऑन, सब एंड करके F1 का n तक, ये किसके बराबर होगा? 1। और ये याद रखना, एक एनक्लोज्ड एनक्लोज्ड फिगर के एनक्लोज्ड बॉडी के लिए ही वैलिड है। जो एक एनक्लोज्ड है, मतलब कहीं रेडिएशन लॉस नहीं हो रहा है, जितना निकल रहा है उतना उन्हीं एनक्लोज में, एक दो तीन चार पाँच छह जितने भी शेप्स हैं सब पे फॉल कर रहा है। ओके, तो एक ही जैसे क्यूब है दोस्तों, यही शेप फैक्टर मान लो, आई एम सॉरी, ये क्यूब का मान लें, ये मान लो क्यूब का ये सरफेस 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो एफ देखो, एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ इसका, जो F1 से 1 का होगा वो 0 होगा, खुद का खुद पे फॉल नहीं करता। जब शेप होगा, मतलब वो कहीं और ही जाएगा ना, जब प्रॉपर शेप होगी। अगर कर्व शेप है ऐसे, तब तो इसका इस पे कुछ फॉल कर सकता है, लेकिन ऐसे है तो सारा तो एमिट ही हो रहा है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंगुलर एमिशन तो है नहीं। तो F11 0 होगा, ऐसे ही F22 भी 0 होगा, और F33 भी 0 होगा। समझ रहे हैं? अब मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ले लेते हैं एक छोटा सा, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको 3। अब देखो, F11 0 होगा, F33 भी 0 होगा, ठीक है। अब देखो, F11 प्लस F12 प्लस F13, ये किसके बराबर होगा? 1। देखो, सारी कैलकुलेशन इसी फिगर में दिखा दे रहा हूँ सब। 1 क्या है कि ये सरफेस है, ये 3 ये वाला है, और जो राउंड है 2 क्या है? सिलेंडर का राउंड पार्ट, राउंड, ठीक है। सो F11 तो 0 हो गया, तो F12 प्लस F13 ये 1 के बराबर हो गया। ओके, अब A1 F12 प्लस A2 F21, रेसिप्रोसिटी लगाएंगे, ये किसके बराबर होगा? A1 F12 A2 F21, ये किसके बराबर, सॉरी, ये आपस में बराबर होंगे, सॉरी, ठीक है। अब A1 कितना है? पाई
पाई डी स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर F1 से 2, देन A2 क्या होगा पाई डी एल, ठीक है, पाई डी एल और F2 से 1। अब मान लेते हैं D इक्वल टू एल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा D इक्वल टू एल है तो पाई से पाई गया, दूसरे पेन से काटते हैं, डी स्क्वायर से दोनों कट जाएगा, D इक्वल टू एल है, तो F12 जो है वो 4 टाइम्स F21 के बराबर आ रहा है। ओके, और एक और सिमेट्रिसिटी होगी, जो F1 से जितना 2 पे जा रहा होगा उतना ही F3 से किस पे जा रहा होगा 2 पे। अब किसी एक का हमें एग्जाम में देना पड़ेगा तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ये कुछ कुछ रिलेशंस मैंने करा दिए कि ऐसे रिलेशंस निकालते हैं। अब मान लो F12 0.8 दे दिया तो F13 क्या हो जाएगा 0.2, और ये 0.8 है तो 21 आ जाएगा 0.8/2 0.2, तो ऐसे करके आंसर आ जाते हैं। ओके, ऐसे एप्लीकेशन करना एग्जाम में। मान लो F12 गिवन होगा कुछ, उसके बेसिस पे फिर सारी वैल्यू निकल जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट है, अब मान लो ये बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है, रेडिएशन, तो इसमें दो तरह के रेजिस्टेंस आते हैं। एक होता है सरफेस रेजिस्टेंस, सब बता दूंगा, पूरा रेडिएशन कवर हो जाएगा, पूरा हीट ट्रांसफर, इससे बाहर कुछ नहीं है, बाय ए एप्सिलॉन। मान लो अभी एक बार आपने पढ़ रखा है लेकिन ज्यादा समझ नहीं आया तो इन फॉर्मूलों को याद करिए। स्पेस रेजिस्टेंस, दो तरह के रेजिस्टेंस आते हैं, 1 बाय एरिया इंटू शेप फैक्टर, एमिसिविटी है ये। अब कोई डायग्राम बनाना है, मान लो दो बॉडी है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये इस तरफ से इंसुलेटेड है, यहीं से रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, तो इनके बीच में सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो EV1 यहां से सरफेस स्पेस सरफेस, EV2 ये क्या है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 बाय A1 एप्सिलॉन 1, ये क्या है 1 बाय A1 F1 से 2 या A2 F21, कुछ भी ले लीजिए, दोनों बराबर आएंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एप्सिलॉन 2, ये सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ 2 हो जाएगा 2, ये सरफेस रेजिस्टेंस 1 और ये स्पेस ऑफ 1 2, ऐसे करके सोचते हैं, बाय A2 एप्सिलॉन 2। अगर 3 बॉडी है गाइस, 3 बॉडी, मान लो 3 बॉडी है 1 2 3, तो कैसे सर्किट डायग्राम बनेगा, बाकी आप लोग वैल्यूज लिख लेना। तीनों के पहले सरफेस आएंगे, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 1 2, ये 1 3 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, और ये 2 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, देखो एग्जाम में जो प्री में डायरेक्ट रिजल्ट्स ही पूछे जाते हैं। अब दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स हैं, केस 1 क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स, तो उस केस में जो Q आता है Q बाय A, तो किसके बराबर होता है सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस, ये सारी एनालॉजी लगा के बता रहा हूँ, बाय 1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाय एप्सिलॉन 2 माइनस 1। अब मान लो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया तो आप क्या करेंगे। दूसरे केस में क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट विथ शील्ड, यही केस है, शील्ड बिटवीन, एक शील्ड लगा दी बिटवीन देम, तो Q क्या हो जाएगा Q बाय A विथ शील्ड है, तो ये सिग्मा T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस 2 बाय एप्सिलॉन शील्ड प्लस 1 बाय एप्सिलॉन 2 माइनस 2। देखो ये फॉर्मूले आपको बहुत अभी लग रहा होगा यार आपने पढ़ा ही नहीं है ज्यादा क्या है, बट ये मेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर अभी आपने प्री से पहले नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रखा है एक आध बार तो इसको रिवाइज कर लेना। अगर लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर है, इनकी मेंस में इनकी डेरिवेशन करना,
अभी तो ये फॉर्मूले याद कर लो। 1 से 2 होगा तो क्या होगा, सिग्मा T1 टू दी पावर 4, ऊपर तो सेम ही है, ठीक है। नीचे रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/ε1 प्लस A1/A2, 1/ε2 माइनस 1, ऊपर A1। वही फॉर्मूला लगाया गाइस, देखो नीचे वाला टर्म क्या क्या होगा, देखो 1 माइनस ε1/A1 ε1 प्लस 1/A1 F12 प्लस 1 माइनस ε2 बाय A2 ε2, ठीक है। इसी को इसमें आप वो कर दीजिए चेंज, A1 नीचे से कॉमन ले लीजिए और फिर उनको A1 और एप्सिलॉन से डिवाइड करिए तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब प्री में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इररेडिएशन, जी। जी क्या है, इररेडिएशन। होता क्या है जी, टोटल थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट, ठीक है, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन सरफेस। देन दूसरा क्या है, जे, रेडियोसिटी लीविंग द सरफेस, टोटल रेडिएशन लीविंग सरफेस। सो जे किसके बराबर होगा, टोटल लीव कितना कर रहा होगा दोस्तों, ई कितना एमिट हो रहा है, प्लस रो प्लस टाउ इंटू जी, इतना ही तो सरफेस से लीव कर रहा होगा, मतलब कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये टोटल लीविंग हो गया। तो अब इसको जे को कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ईवी प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन जी। अब ये कैसे आया, देखो रो प्लस टाउ ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा के बराबर, और किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, अल्फा इक्वल टू एप्सिलॉन होगा ना, किरचॉफ्स लॉ इक्विलिब्रियम पे। एक और फाइनल फॉर्मूला है, रेडिएशन यहां से खत्म हो जाएगा, जो विद क्यू विद शील्ड, विद एन शील्ड होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/n+1 इंटू क्यू, 1 से 2 विदाउट शील्ड, ओके। विद शील्ड जो होगा, जब एन शील्ड लगाए, नंबर ऑफ शील्ड्स, एन क्या है, नंबर ऑफ शील्ड, और सबका जो एप्सिलॉन है वो इक्वल है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है 1 = 2 = सो ऑन, एप्सिलॉन के बराबर है, ओके। देन हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ज्यादा है नहीं, दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो प्री में इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर कितना होता है यहाँ पर, रो वी डी बाय म्यू, होता क्या है, एफ इनर्शिया बाय एफ विस्कस, ठीक है। इसको हम वी डी बाय न्यू भी लिख सकते हैं, और जो न्यू होता है वो म्यू बाय रो के बराबर होता है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर पे इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन अनदर इंपॉर्टेंट नंबर, नेसल्ड नंबर, वो किसके बराबर होगा, क्या है, नेसल्ट, ये किसके बराबर होता है दोस्तों, नेसल्ट, NuHD/K, वही वाला है बायट जैसा ही, ठीक है। डी डायमेंशनल है, डायमेंशनल हीट, ये डायमेंशनलेस होता है। और डी कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये अलग अलग सरफेस के लिए अलग 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 वैल्यू होती है, जैसे सिलेंडर के लिए डायमीटर हो जाता है, तो वो अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग निकालते हैं। जो प्लेट होता है उसके लिए वो लेंथ हो जाता है पूरा एक्स। देन इंपॉर्टेंट नंबर, प्रेंटल नंबर, ठीक है। प्रेंटल नंबर ये किसके बराबर होगा, PR = म्यू CP/K, और इसको न्यू बाय अल्फा। ये तीनों डायमेंशनलेस नंबर है, ये इसमें यूज होते हैं, ओके।
और इसमें अगर सोचे कैसे आया, देखो न्यू किसके बराबर होता है, म्यू बाय रो, एंड जो अल्फा होता है वो के बाय रो सीपी। इन दोनों को पुट करो तो ये आ जाएगा। देन अनदर इंपॉर्टेंट नंबर, स्टेंटर नंबर, ठीक है, एस टी इक्वल टू एच बाय रो वी सी पी, ठीक है, एच बाय रो वी सी पी। और टाओ जो आपने पढ़ाई है फ्लूइड मैकेनिक्स में, टाओ शियर स्ट्रेस, म्यू डी यू बाय डी एक्स या डी वाई ले ले, जो आपका मन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स थे। कौन कौन से हैं देखो, एक ये है वन, ये टू नेसेल्ट, थ्री पेरेंटल, फोर स्टेंटल, ठीक है, चार कांस्टेंट नंबर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका यूज कभी भी हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू देके पूछ भी सकता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोर्स्ड, वन सेकेंड, ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। 10 मिनट और लगेगा दोस्त, 10 मिनट, 10 मिनट्स मोर। डी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हमने पढ़ी है जो नेसेंट नंबर में यूज होता है। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में डी क्या हो जाएगा, मान लो लेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट, लेंथ ऑफ, मैंने आपको बताया था डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर केस में, फ्लैट प्लेट के केस में क्या, लेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट, ठीक है, डी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देन नेक्स्ट, जो रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 5 × 10⁵ होगी तो क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। जब रिनॉल्ड नंबर की पावर, फोर्स कन्वेक्शन हमने सबसे पहले लिया फ्लैट प्लेट, ओके, जो रिनॉल्ड नंबर की पावर ग्रेटर देन, इससे देखो बीच में थोड़ा सा ट्रांजिशन भी आता है, तो 7 × 10⁵ होगा, तो प्योर टर्बुलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से भी ज्यादा है तो भी टर्बुलेंट ही लेना है, ठीक है। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है, देखो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूँ यहाँ पर, ये तो हमने पढ़ा है फ्लूइड में, जो फ्लूइड की मैंने रिवाइज कराई है। यहीं पे जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, ये होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जैसे उसमें भी थी कि जब टी वॉल पे कितना है, टी डब्ल्यू एट वाई इक्वल टू जीरो, टी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी वॉल टेम्परेचर, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके बाउंड्री कंडीशंस आती हैं। फिर कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बता देते हैं, सब लेमिनार फ्लो की बात हो रही है, लेमिनार फ्लो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, जो डेल्टा आता है, आपने पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है डेल्टा वो किसके बराबर था, 5x/√REX, क्या था, 5x/√REX था ना, तो ये किसके बराबर हुआ, डेल्टा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2। देन जो टाउ आता है, वॉल, टाउ वॉल शियर स्ट्रेस, वो किसके बराबर होता है, x की पावर -1/2, क्योंकि उसमें क्या होता है 1.3 डिवाइडेड बाय √RE। जो एच एक्स आएगा दोस्तों, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, वो किसके बराबर होगा, x की पावर -1/2। जो कन्वेक्शन होता है ना, देखो एक और कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर होता है Q, वो HA∆T हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सारा फंडा H के ऊपर ही है, इसमें H निकालने का, ठीक है। तो एच एक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी इक्वेशन बनती है एच एक्स निकालने की, वो क्या बनती है, तो -K dF × करली T/करली y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय TW - T इंफिनिटी। ये बाउंड्री कंडीशन ही है दोस्तों, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस से आता है एट वॉल। एच एट एक्स निकालने का तरीका एक ये फॉर्मूला होता है कि ऊपर देखो कंडक्शन वाला है, के dt/dy एट वाई इक्वल टू 0 पे जो हो रहा है वो TW - T इंफिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। और एच एक्स की वैल्यू
3/2 kf fluid डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, एट एनी एक्स, इसके बराबर होता है डेल्टा 5x बाय रूट REX, बता चुका हूं मैं आपको। देन नेसेल्ड नंबर का एक फॉर्मूला होता है, नेसेल्ड नंबर इक्वल टू 0.332 RE एट x 1/2 पेरेंटल की पावर x 1/3। ये लेमिनार है दोस्तों, लेमिनार, वो भी कौन सा, फुली डेवलप्ड, फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो। एक और इसमें होता है नेसेल्ड नंबर एवरेज, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ नेसेल्ड नंबर x, ट्वाइस हो जाता है, तो 0.664 और सेम टर्म हो जाएगी, REL पावर 1/2 और पेरेंटल की पावर 1/, ओके। जो H एवरेज आएगा वो ट्वाइस होगा HL के बराबर, ठीक है, इसी से, इसी फॉर्मूले से आता है। और निकालते कैसे हैं H एवरेज, तो HX DX 1/L 0 to L, बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ है। स्टैंटन नंबर आपने पढ़ा है, नेसेल्ड नंबर डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड इनटू पेरेंटल, ठीक है, H बाय रो VCP पढ़ा है ना, H बाय रो VCP आता ही ऐसे है, नेसेल्ट को ऊपर रखते हैं, नेसेल्ट, नेसेल्ट क्या होता है, नेसेल्ट बाय रेनॉल्ड इनटू पेरेंटल, वैल्यू कर लेना H बाय HD बाय के, ठीक है, नेसेल्ट नंबर देखो HD बाय के, और जो क्या है रेनॉल्ड नंबर रो VD बाय म्यू, और ये क्या है म्यू CP बाय के। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, H ऊपर बचेगा और D बाय के कट चुका है, नीचे K कट चुका है, D कट चुका है, ठीक है, रो बचा है, V बचा है और CP बचा है, म्यू भी कट जाता है, सही है, ठीक है। तो नेसेल्ट नंबर जो स्टैंडर्ड नंबर आता है उसकी वैल्यू 0.322 रिनॉल्ड की पावर -1/2 और पेरेंटल की पावर -2/3। ये रिनॉल्ड कॉर्मर एनालॉजी में यूज होता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है इसी से ही, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो पेरेंटल की पावर 2/3 इंटू स्टैंटन, ये किसके बराबर होता है, 0.332 रिनॉल्ड की पावर -1/2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बाय 2, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो होगा स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बाय 2, इसको कॉल्बर्न एनालॉजी बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है पैकलेट, वो किसके बराबर होता है, रेनॉल्ड इनटू पेरेंटल। देन वन मोर इंपॉर्टेंट की फोर्स्ड कन्वेक्शन थ्रू पाइप, ठीक है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर T एज ए फंक्शन ऑफ FR। तो इस केस में जो D निकालते हैं वो किसके कैसे निकालते हैं, 4 एरिया बटे पैरामीटर, जो नेसेल्ट नंबर होता है ना HD बाय के, तो D ऐसे निकालते हैं, ओके। और जो इक्वेशंस हैं वो सब वैलिड होती ही है सारी, मीन वेलोसिटी, मीन टेम्परेचर, बल्क मीन टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट होता है, बल्क मीन टेम्परेचर वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन UTRDR, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बाय, सॉरी, इसको इंटू 2 डिवाइडेड बाय U मीन इंटू R स्क्वायर, ओके। U एज ए फंक्शन ऑफ R पुट करना है, T एज ए फंक्शन ऑफ R पुट करना है और बल्क निकल जाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट और रिलेशनशिप है जो हमें करने होते हैं, मैंने बना रखे हैं, देखो सबसे पहला ये वाला है कांस्टेंट हीट फ्लक्स, और ये है कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। दो केस बनते हैं जब पाइप फ्लो होगा, तो ये है डेल्टा टी एग्जिट पे, ये कांस्टेंट है, और यहाँ मतलब वेरी नहीं करता, ये वॉल टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है इसमें, और जो फ्लूइड है उसका तो वेरी करेगा ही, जो फ्लूइड फ्लो करेगा, ओके। सो एच एट एक्स, इसको क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट, कितना मानते हैं वो हम निकालते हैं नेसेल्ट नंबर की वैल्यू से। जो इसमें इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है दोस्तों, देखो कांस्टेंट हीट फ्लक्स में जो नेसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है, कांस्टेंट हीट फ्लक्स, वो
देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, पाइप फ्लो में एक और बता दें, जो रेनॉल्ड नंबर है वो लेस देन 2000 होगा, या 2300 भी लिखते हैं कई जगह, 2300, वो लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। और ग्रेटर देन होगा 2300 से तो टर्बुलेंट, ठीक। तो ये जो रिलेशन नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, दिस इज फॉर लेमिनार फ्लो, लेमिनार माना है, ठीक है। तो नेसेल्ट नंबर की वैल्यू जो होती है, जब कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट फ्लक्स है, तो कितना है, एच डी बाई के की वैल्यू इज 4.36। और इस केस में जो नेसेल्ट नंबर होता है वो कितना होता है, 3.66, कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट फ्लक्स। और टर्बुलेंट फ्लो जब होगा, टर्बुलेंट फ्लो, तो डिटस बॉल्टर इक्वेशन होती है, वो यूज करते हैं नेसेल्ट नंबर निकालने के लिए। पॉइंट देखो, एग्जाम में ना डायरेक्ट डिटस बोल्टर इक्वेशन पूछ ले कौन सी है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू पुट वेरी कर देगा। ओके, इतना ही है फोर्स कन्वेक्शन में। जो ये 2 नंबर याद करना प्री के लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी एल एम टी डी तो आप इसमें निकाल ही लेंगे, डेल्टा टी इनलेट एग्जिट, इसमें तो कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी के बराबर ही हो जाता है एल एम टी डी। देन नेक्स्ट, फ्री कन्वेक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। फ्री कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, ग्रेसॉफ नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है गाइस, ग्रेसॉफ नंबर, ये किसके बराबर होता है, जी बीटा डेल्टा टी एल क्यूब बाय न्यू स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आता है। तो इसमें जो नेसेल्ट नंबर किसके बराबर हो जाता है, सी ग्रेसॉफ इंटू पेरेंटल की पावर एम, ठीक है। एम की वैल्यू 1/4 होगी लेमिनार के लिए, और 1/3 होगी टर्बुलेंट के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट जो है, ग्रेसॉफ इंटू पेरेंटल, ये लेस देन 10⁹ होता है, और ग्रेसेफ इंटू पेरेंटल जो है ग्रेटर देन 10⁹। तो ये लेमिनार की कंडीशन है, और ये टर्बुलेंट की कंडीशन। बस इतना ही है, इसके अंदर और कुछ नहीं जानना है। ग्रेसॉफ में जो एल है, एल करेक्टरिस्टिक लेंथ है, वही वॉल्यूम बटे एरिया करके निकालते हैं। प्लेट लेंथ होता है, जैसे एल इक्वल टू हाइट होती है, हाइट ऑफ प्लेट, ठीक है। जो वर्टिकल हाइट ऑफ प्लेट वर्टिकल है अगर, या फिर हाइट ही वर्टिकल सिलेंडर की, 2-4 केस होते हैं एग्जाम में, यही केस पूछता है, ठीक है। एल की वैल्यू अगर डाया हो जाएगी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के लिए, और क्या है, एल की वैल्यू एरिया बटे पेरीमीटर, ये किसके लिए हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट और डक्ट के लिए भी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं एल के लिए। और एल है क्या, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ओके। तो इतना है बस, और इसमें मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ रह गया, कोई चीज रह गई है। बीटा एक रहता है, बीटा 1/k इनवर्स रहता है, वो भी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी होती है ना इसके अंदर। रेली नंबर है, रेली नंबर क्या होता है दोस्तों, ग्रेसॉफ इंटू पेरेंटल, ठीक है, उसी को हम यहाँ यूज करते हैं, ओके। एक टर्म आता है बीटा कंप्रेसिबिलिटी वाला, वो 1/t मीन के बराबर हो जाता है, जो इसमें बीटा है ना दोस्तों, बीटा ये, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ग्रेसो वाला बीटा 1/t मीन, और वही केल्विन में, आइडियल गैस के लिए। बीटा का मेन फॉर्मूला क्या है बीटा का, 1/v dv बाय dt, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बस इतना ही है दोस्तों, और इससे हमारा पूरा खत्म हो गया है रिवीजन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रीलिम के लिए, 1.25 घंटे का में आपका 1 घंटा 25 मिनट लगा, पूरा हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए,
और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं और अच्छे से मेंस की भी तैयारी करवा दूंगा। मेंस के लिए भी मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू।